डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। अगर आप हमारे SK नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61, यू आर ए ओनली माइन डेविल। अथर्व बेहद डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था, पर फिर भी उसकी मुस्कुराहट उसे काफी कातिलना लुक दे रही थी। मन्नत जैसे उसे देखने में ही खो गई थी। तभी अथर्व ने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसे मत देखो, हमसे प्यार हो जाएगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अथर्व के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मन्नत ने अभी भी अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था। वह किसी बंदर के बच्चे की तरह अथर्व से चिपकी हुई थी। कुछ देर बाद अथर्व ने अपने पैरों से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने मन्नत को बेड पर बिठाते हुए कहा, अब तो मुझे छोड़ो। मन्नत ने धीरे से अथर्व पर से अपनी पकड़ ढीली करके उसकी तरफ देखा। अथर्व मन्नत के चेहरे को देखने लगा। मन्नत ने धीमी आवाज में कहा, आप दोबारा हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना डेविल। मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगा। मन्नत की आंखों में अभी भी हल्के हल्के आंसू थे। उसकी नीली नीली आंखें इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थीं। अथर्व ने धीरे से नीचे झुककर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और प्यार से उसे किस करने लगा। अथर्व के होठों को अपनी आंखों पर महसूस करके मन्नत ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। अथर्व धीरे धीरे उसकी आंखों से होता हुआ उसके गालों पर और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठ ले जा रहा था। मन्नत बस अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए अथर्व की हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। कुछ देर बाद अथर्व ने मन्नत के कान पर किस करके धीमी आवाज में कहा, कभी भी नहीं। अगर तुम चाहोगी तो भी नहीं। अब तुम हर वक्त हर पल मेरी बाहों में रहोगी, मेरे साथ। अथर्व ने अपने होंठ मन्नत के होठों पर रखे और हल्के से उसे किस करके अलग हो गया। अथर्व के इस तरह से अलग होने की वजह से मन्नत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह और भी शायद ज्यादा कुछ चाहती थी। मन्नत के चेहरे का गुस्सा देखकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, एंजल, यू वांट समथिंग। मन्नत ने मुंह बनाकर अथर्व की तरफ देखा और उसे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसे किस करना तो नहीं आता था, वह बस लॉलीपॉप की तरह अथर्व के होठों को चूस रही थी। अथर्व ने उसे दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह उसे जो कुछ भी कर रही थी करने दे रहा था। कुछ देर बाद मन्नत ने अपने होठों को अथर्व के होठों से दूर करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, ऐसे किस करते हैं, आपको समझ नहीं आता। कहते हुए वह क्यूट सा पाउट बनाकर अथर्व की तरफ देखने लगी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और उसके पिंक लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, एंजल, तुम्हें याद है मैंने बचपन में क्या कहा था? कहते हुए अथर्व धीरे धीरे मन्नत की तरफ झुक रहा था। मन्नत धीरे धीरे बेड की तरफ गिर रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व को देखने लगी। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या कहा था आपने? कहते हुए वह अब तक बेड पर लेट चुकी थी। अथर्व ने उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, याद करो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लिप्स पर किस चाहिए। तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिप्स पर किस दूंगा। पर तब जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें दिन भर सिर्फ सही किस मिलते रहेंगे। याद करो मन्नत। कहते हुए अथर्व मन्नत के होठों के बेहद करीब आ गया। दोनों के होठों के बीच में कुछ इंच का ही फासला था। मन्नत अथर्व की गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। उसके गाल इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसे अच्छे से याद था कि बचपन में उसने अथर्व से लिप किस की डिमांड की थी। उसे तब कुछ भी नहीं पता था, पर अब तो वह सब कुछ जानती थी। मन्नत के गुलाबी गालों को देखकर अथर्व ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। मेरी कॉटन कैंडी। कहते हुए अथर्व मन्नत के गालों पर किस करने लगा। मन्नत अपने निचले होंठ को काटते हुए अथर्व की हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। अथर्व ने धीरे धीरे उसके गालों से होते हुए अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और अब तो वो उसे काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। अथर्व की किस काफी सॉफ्ट और प्यार भरी थी, जिस वजह से मन्नत भी उसे एंजॉय करते हुए उसका पूरा साथ देने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अथर्व ने मन्नत के होठों से अपने होठों को अलग किया और काफी इंटेंस तरीके से उसे देखने लगा। मन्नत गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों को बंद करके खुद को कंट्रोल कर रही थी। तभी उसे अथर्व के होंठ अपनी कॉलर बोन पर महसूस हुए। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई, आह! क्योंकि वहां पर उसने बाइट किया था। मन्नत ने अपनी आंखों को खोलकर रोते हुए कहा, आपने हमें काटा क्यों? हमें दर्द हो रहा है। अथर्व ने कहा, ये निशान है कि तुम सिर्फ मेरी हो।
ऐसे लव बाइट कहते हैं। मन्नत, क्या तुम्हें नहीं पता? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, पर आप तो हमसे लव करते ही नहीं, तो फिर आपका बाइट लव बाइट कैसे हुआ? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और उसके पिंक लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरी छोटी सी स्टुपिड मन्नत इंटेलिजेंट हो गई है। अथर्व के मुंह से खुद के लिए स्टूपिड सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, मन्नत पहले से इंटेलिजेंट थी, आप हमें स्टूपिड नहीं बोल सकते। और अब बताओ, इसे क्या कहेंगे? मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व ने अपने बाइट की तरफ देखकर उस पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, डेविल्स बाइट। अब ठीक है, कहते हुए वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होंठ चला रहा था। वही अथर्व की बात सुनकर मन्नत के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। अगले ही पल मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अथर्व को खुद से दूर धक्का दे दिया। मन्नत के अचानक से धक्का देने की वजह से अथर्व बेड की दूसरी तरफ गिर गया। जैसे ही अथर्व को एहसास हुआ कि मन्नत ने अभी अभी क्या किया है, वह गुस्से से पलटकर मन्नत को घूरने लगा। अथर्व कुछ कहता है इससे पहले ही मन्नत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और अथर्व के पेट पर जाकर बैठ गई। मन्नत की हरकत देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम करना क्या चाहती हो एंजल? मन्नत ने अथर्व की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपको इतने अच्छे से किस करना किसने सिखाया? क्या आपने हमारे अलावा भी किसी और को किस किया है? कहते हुए मन्नत की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, जैसे अगर अथर्व ने हाँ कहा तो वह उसकी जान ले लेगी। मन्नत का सवाल सुनकर और उसके चेहरे के गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? मन्नत ने गुस्से से कहा, हमें जवाब दीजिए, हमें सवाल के बदले सवाल नहीं पसंद। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर मुस्कुराते हुए कहा, यू नो माई एंजल। अथर्व राठौर को किसी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, और मन्नत सिंघानिया को भी अपने सवाल का जवाब कैसे लेना है, यह अच्छे से पता है। कहते हुए मन्नत ने नीचे झुककर अथर्व की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अथर्व अभी भी उसी तरह से इमोशनलेस आंखों से मन्नत की तरफ देख रहा था। मन्नत में अथर्व की गर्दन पर उसे बाइट कर दिया, पर फिर भी अथर्व के मुंह से एक चीख नहीं निकली। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व की तरफ देखा। वह टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अभी भी उसे ही देख रहा था। मन्नत ने गुस्से से कहा, डेविल, हमें बताओ, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे हाथों से अथर्व के सीने पर मुक्के मारने लगी। अथर्व ने झटके से मन्नत को पलटकर अपने नीचे किया और उसके दोनों हाथों को सिर के ऊपर करके उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, जो कि गुस्से की वजह से और भी ज्यादा हसीन लग रहा था। अथर्व ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, क्या है, इस वजह से मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया और कुछ जानना है? अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की नीली नीली आंखों में आंसू नजर आने लगे। अगले ही पल उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बहुत ज्यादा बुरे, हमसे दूर चले जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से, कभी हमारे पास मत आना, जाओ अपनी चुड़ैल गर्लफ्रेंड के पास, उसी को किस करो, दूर रहो हमसे। कहते हुए मन्नत रो रही थी। उसका छोटा सा दिल फिर से टूट चुका था। अथर्व ने जैसा ही मन्नत को इतना रोते हुए देखा, उसने उसके होठों पर हल्के से किस करके कहा, इडियट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और को किस कर सकता हूँ? अथर्व की बात सुनते ही मन्नत का रोना बंद हो गया। उसने अपनी नीली नीली आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं? क्या आपने कभी किसी को की नहीं किया ना हमारे अलावा? मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मन्नत का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था और इस वक्त वह बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। अथर्व ने मन्नत के होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो अथर्व राठौर को छूने की हिम्मत कर सके। किसी की औकात नहीं है कि वह मुझे टच भी कर सके। मुझे छूने का हक मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है, सिर्फ तुम्हें। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अथर्व को गले लगाकर खुशी भरी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच, डेविल। अथर्व ने धीमी आवाज में कहा, पर हो सकता है कि मैं फ्यूचर में सच में गर्लफ्रेंड बना लूं। और उसे किस? मन्नत ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, वरना हम उस चुड़ैल की और आपकी दोनों की जान लेकर खुद की भी जान ले लेंगे। आप सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे। मन्नत की बात सुनकर और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर अथर्व के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन्नत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगा है, मन्नत। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो आप ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें गुस्सा आए? मन्नत की बात पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा।
बस उसे मजबूती से गले लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह। वही दूसरी तरफ आयुष की कार में साक्षी आयुष की गोद में बंदर के बच्चे की तरह चिपक कर बैठी हुई थी। उसके कपड़े काफी जगह से फट चुके थे और बाल भी बिखर चुके थे। उसने आयुष को घूरते हुए कहा, तुमने बिल्कुल मुझे मंजुलिका बना दिया है। दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी भी हो, मेरी हो। मंजुलिका बनो या फिर चुड़ैल। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, जंगली इंसान, तुमने एक ही दिन में मेरी यह हालत कर दी। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, ये तुम्हारा सपना है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। मुझे अथर्व राठौर बनने में वक्त नहीं लगेगा। आखिर मैं भी तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। सालों मैंने उसके साथ बिताए हैं, तो उसी की तरह मैं भी तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा और तुमसे तुम्हारी आज़ादी हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। आयुष की आंखें इस वक्त बेहद सीरियस थीं, जिसे देखकर साक्षी ने उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना उस खड़ूस की तरह बनने की। तुम तो मेरे प्यारे आयुष ही ठीक हो। साक्षी की बात सुनकर आयुष के होठों पर स्माइल आ गई। उसने साक्षी की गर्दन पर किस करते हुए कहा, तो तुम भी अच्छी बच्ची बनकर रहना। किसी लड़के के करीब मत जाना, खासकर उन दो बंदरों के, वरना उन दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आयुष, वह मेरे और मन्नत के बचपन के दोस्त हैं। तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे तुम अच्छे से जानते हो कि उनके दिल में मेरे लिए और मन्नत के लिए कोई फीलिंग नहीं है। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने धीरे से कहा, फीलिंग बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए उनकी फीलिंग बदलने से पहले तुम खुद बदल जाओ। जितना हो सके तुम और मन्नत दोनों उनसे दूर रहो, क्योंकि मैं तो समझ जाऊंगा पर अथर्व नहीं समझेगा। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों की बेफिजूल में जान चली जाए। आयुष की बात सुनकर साक्षी की आंखों के सामने अथर्व का डरावना चेहरा आ गया। उसने आयुष को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, उस जंगली इंसान का नाम भी मत लो, मुझे डर लगता है उससे। साक्षी की बात सुनकर आयुष हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शेरनी को भी किसी से डर लगता है। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वह नरभक्षी प्राणी है और मैं बस एक छोटी सी मासूम सी बच्ची हूँ। एपिसोड 62 मन्नत अर्थव के बच्चे। आयुष और साक्षी अभी भी आयुष की कार में मौजूद थे। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नरभक्षी लगता है तुम्हें? मेरे दोस्त को बताना होगा कि लोग उसे नरभक्षी समझते हैं। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने छोटी आंखों से आयुष की तरफ देखते हुए कहा, उसे बताने के बारे में सोचना भी मत, वरना अगले दिन तुम्हें मेरी लाश के हजारों टुकड़े मिलेंगे। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरा दोस्त ये जानने के बाद भी कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे टुकड़े कर देगा? आयुष की बात सुनकर साक्षी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपका जो दोस्त जितना पागल है, उस हिसाब से वह कुछ भी कर सकता है। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने कहा, अच्छा, उसके बारे में बातें करना छोड़ो, हम हमारी बारे में कुछ बात करते हैं। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके, तो मैं सवाल पूछूंगी, तुम जवाब दो। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पूछो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। साक्षी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, सच सच बताओ, लंदन में क्या तुमने मेरे अलावा कभी किसी लड़की से दोस्ती की? कभी किसी लड़की के क्लोज गए? कभी किसी को गर्लफ्रेंड बनाया? कभी किसी ने तुम्हें प्रपोज किया? तुम्हारा कभी किसी पर क्रश आया? साक्षी लगातार सवाल कर रही थी। वहीं उसके सवाल सुनकर आयुष की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आखिर में उसने साक्षी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुमसे सवाल पूछने के लिए कहा था। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि पूरे 6 साल की कसर तुम एक साथ पूरी कर दो। मतलब, इतने सारे सवाल एक साथ कौन पूछता है? आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसकी हथेली पर काटते हुए कहा, मैं पूछती हूँ, अब चुपचाप जवाब दो। आयुष ने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां पर साक्षी के छोटे छोटे दांतों के निशान बन गए थे। उसने साक्षी को घूरते हुए कहा, तुम जंगली बिल्ली बन गई हो। साक्षी ने दांत दिखाते हुए कहा, जंगली बिल्ली जंगली शेरनी भी बन सकती है, इसलिए अब चुपचाप मेरे सभी सवालों का एक एक करके जवाब दो। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे सवाल का जवाब है कि मैं लंदन में काफी सारी लड़कियों से दोस्ती की थी। यू नो ना, वहाँ की लड़कियां कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। आयुष की शरारती मुस्कुराहट देखकर और उसकी बात सुनकर साक्षी ने इस तरह से मुस्कुराते हुए कहा,
अच्छा, इसका मतलब आपने गर्लफ्रेंड भी बनाई होगी। साक्षी की बात पर आयुष ने साक्षी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हाँ, बहुत सारी बनाई थी। इनफैक्ट 6 साल में मैंने 36 गर्लफ्रेंड बना ली थी। बट कोई भी तुम्हारी तरह नहीं थी। इसलिए तो मैं वापस आ गया। वरना मैं तो उनमें से किसी को अपने लिए पसंद कर लेता। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए आयुष की तरफ देखकर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी यहाँ पर काफी सारे लड़के पसंद आ गए थे। मैंने तो उनके साथ ट्राई भी किया था। बट कोई भी ताकतवर नहीं था। इसलिए फिर मैंने उनको छोड़ दिया और आपके पास वापस आ गई। साक्षी की बात सुनते ही आयुष, जो शरारती तरीके से मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल उसने साक्षी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? साक्षी ने आयुष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मैं सच्ची तो कह रही थी। बहुत सारे लड़के थे। सबके साथ ट्राई कर लिया। सब बहुत अच्छे भी थे। बट वह क्या है ना, उनके अंदर आप जैसी बात नहीं थी। एक तो बहुत अच्छी तरह से किस करता था। पर फिर मैंने सोचा कि आप उससे ज्यादा अच्छे किस करोगे। इसलिए मैंने आपका इंतजार किया। सारे के सारे अच्छे थे। साक्षी की बातें आयुष का दिमाग खराब कर रही थी। साक्षी आयुष के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे जलाने का प्लान बनाओगे मिस्टर आयुष अग्रवाल? साक्षी जोशी को जलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साक्षी मन ही मन ये सोच रही थी कि आयुष ने गुस्से से उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। साक्षी ने उसे दूर धक्का देने की कोशिश की, पर आयुष की पकड़ साक्षी पर मजबूत थी। काफी देर बाद आयुष ने साक्षी के होठों को छोड़कर गुस्से से कहा, अगली बार से मेरे सामने ऐसी बकवास करने के बारे में सोचना भी मत। वरना मैं क्या करूंगा, यह मैं खुद भी नहीं जानता। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने गहरी गहरी सांसें लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर आयुष अग्रवाल, डोंट यू डेयर। तुम कुछ भी बोल सकते हो और अगर मैंने तुम्हारे ही तरीके को इस्तेमाल करके तुम्हें जवाब दिया, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मतलब, तुम कह सकते हो कि तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, उनके साथ टाइम पास किया, 36 गर्लफ्रेंड बनाई, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने भी यही सब कुछ किया। मतलब क्या है तुम्हारा? लड़का लड़की में इतना भेदभाव, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आयुष को हंसी आ गई। उसने साक्षी के गाल खींचते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने इतना सीरियस क्यों ले लिया? आयुष की बात पर साक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं कौन सा सच बोल रही थी? मैं भी तो मजाक कर रही थी। तो तुमने क्यों सीरियस ले लिया? साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगा। साक्षी भी हंसने लगी। उसने हंसते हुए आयुष को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था और ना ही कभी कोई आएगा। साक्षी ने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और मरते दम तक उसी से करेगी। और तुम भी मेरे अलावा किसी और की तरफ देखने के बारे में सोचना भी मत। वरना सच कह रही हूं, तुम्हारा खून करके फरार हो जाऊंगी। और हाँ, मैं खुद की जान नहीं देने वाली। अगर तुमने धोखा दिया, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बकवास बंद करो। कुछ ही देर बाद साक्षी और आयुष दोनों साक्षी के मेंशन के सामने आकर रुक चुके थे। आयुष ने साक्षी के माथे पर किस करते हुए कहा, बाय। साक्षी ने आयुष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन किस करता है? कहते हुए उसने जल्दी से आयुष के होठों पर किस किया और कार का दरवाजा खोलकर भागते हुए अपने मेंशन के अंदर चली गई। आयुष ने मुस्कुराते हुए जाते हुए साक्षी की तरफ देखकर कहा, स्टूपिड। कहते हुए वह भी अपने ड्राइवर के साथ वहां से निकल गया। डैश सुकून मेंशन। अथर्व और मन्नत इस वक्त अथर्व के बेडरूम में बेड पर लेटे हुए थे। अथर्व मन्नत के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। मन्नत सुकून से सो रही थी। अथर्व ने धीरे से मन्नत के गाल खींचते हुए कहा, मन्नत, उठ जाओ, डिनर का वक्त हो चुका है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत पर कोई असर नहीं हुआ। वह तकिए में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो गई। अथर्व ने झटके से मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मन्नत, उठ जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, हमें नींद आ रही है। प्लीज, हमें सोने दो। आप इस तरह से हमें परेशान क्यों कर रहे हो? मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने मन्नत की आंखों की तरफ देखा जो हल्की हल्की खुली थीं। उसने धीरे से कहा, मन्नत, मैंने कहा उठ जाओ। मन्नत ने जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज डेविल, हम बहुत थक गए हैं। हमें सोने दो। आप जैसे हमें पहले अपने हाथों से खिलाते थे, वैसे खिला दो ना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था।
अथर्व मन्नत को गोद में लेकर इस तरह से नीचे आ गया। लिविंग रूम में सिर्फ 2 फीमेल सर्वेंट मौजूद थीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर में कोई मेल सर्वेंट हो। अथर्व मन्नत को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके सामने ही एक फीमेल सर्वेंट ने डिनर की प्लेट्स रखी और वहां से चली गई। अथर्व मन्नत को देखने लगा और धीरे धीरे उसे खाना खिलाने लगा। मन्नत बंद आंखों के साथ ही चुपचाप अथर्व के हाथों से खाना खा रही थी। अथर्व मन्नत को खिलाने के साथ साथ खुद भी डिनर कर रहा था। डिनर करने के बाद अथर्व मन्नत को लेकर वापस रूम में आ गया, पर इस बार वह बेड पर जाने की जगह पर मन्नत को लेकर बालकनी में आ गया। बालकनी में ठंडी हवाओं का एहसास होते ही मन्नत ने अपनी आंखें खोलकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, हम कहाँ पर हैं? अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसे लेकर बालकनी में लगे हुए झूले पर बैठ गया। मन्नत ने भी अपनी आंखें खोल दी। अब उसे यहाँ अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोलकर अथर्व की तरफ देखा जो कि चांद की तरफ देख रहा था। मन्नत ने अथर्व के गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, डेविल। मन्नत के सवाल पर अथर्व ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर मन्नत की तरफ देखा। वह अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। अथर्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर मन्नत ने दोबारा कहा, डेविल। अथर्व ने कहा, व्हाट हैपेंड, एंजल? अथर्व के सवाल पर मन्नत अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। अगले ही पल उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर क्यूट तरीके से स्माइल करते हुए कहा, क्या अब हम हमेशा यहीं रहेंगे? मन्नत के सवाल को सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हमेशा यही रहेंगे। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, तो क्या अब हम सिंघानिया मैंशन में नहीं रहेंगे? क्या हमारी मॉम और हमारे डैडी दोनों अकेले रहेंगे? मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह दोनों साथ होंगे, तो वह अकेले कैसे रहेंगे? मन्नत ने उदासी भरी आवाज में कहा, पर हमें उनके साथ ही रहना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने सर्द आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम मेरी बात को नहीं टाल सकती। और मैंने कह दिया कि तुम अब से हमेशा मेरे साथ यहीं पर रहोगी, तो यहीं पर रहोगी। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अथर्व का ऑर्डर सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा खड़ूस हो, अकड़ू हो, एरोगेंट हो, डोमिनेटिंग हो, हमेशा अपना हुक्म चलाते रहते हो, जैसे आप कहीं के किंग हो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस मन्नत, आई एम ए किंग और तुम मेरी फ्यूचर होने वाली क्वीन हो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें तारों की तरह चमकने लगीं। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, सच में डेविल, हम आपकी होने वाली क्वीन हैं। इसका मतलब हमारे बच्चे प्रिंस और प्रिंसेस होंगे, है ना? कहते हुए मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मन्नत की बात सुनते ही अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं। अथर्व के चेहरे के रिएक्शन को इग्नोर करके मन्नत ने खुशी से कहा, हमारे यहाँ 4 बच्चे होंगे। हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे ना। हम इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप इतने हैंडसम हो, मतलब हमारे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। मन्नत लगातार बोलती जा रही थी। वहीं अथर्व उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। कुछ देर बाद जब मन्नत ने महसूस किया कि अथर्व उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। तो अथर्व उसे इंटेंस नजरों से घूर रहा था। अथर्व को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर मन्नत ने अपनी थूक गटकते हुए कहा, डेविल, क्या हुआ? आप हमें ऐसा क्यों देख रहे हो? मन्नत के सवाल पर अथर्व ने उसके गाल पर उंगलियां चलते हुए कहा, तो तुम्हें बच्चे चाहिए? अथर्व के सवाल के जवाब में मन्नत ने खुशी से कहा, हमें 4 बच्चे चाहिए। मन्नत के चेहरे की खुशी देखकर अथर्व ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, तो फिर हमें बच्चों के लिए कुछ करना भी होगा। अथर्व का सवाल सुनकर मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें क्या करना होगा? हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तो फिर हमारे बच्चों के लिए हमें और पैसे कमाने की क्या जरूरत है? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने इंटेंस आवाज में मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, पैसों की बातें छोड़ो। पैसे तो बहुत हैं, हम 40 बच्चे भी पाल सकते हैं। पर 40 बच्चे पैदा होने के लिए कुछ करना होगा ना। उसकी प्रक्रिया होती है, हमें वह प्रक्रिया करनी होगी। जब हम मेहनत करेंगे ही नहीं, तो हमारे बच्चे आएंगे कहाँ से? अथर्व की बात सुनते ही मन्नत का पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून उल्टे डायरेक्शन में बह रहा हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वह। मन्नत को अटकते हुए देखकर अथर्व ने उसकी गर्दन पर अपनी नाक से रगड़ते हुए कहा, बोलो मन्नत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे पैदा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है? तुम कहो तो हम आज से ही मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमें जल्दी रिजल्ट मिल सके। अथर्व की बात सुनकर मन्नत का दिल कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं भाग जाए, पर वह जानती थी कि यह इंसान उसे छोड़ने वाला नहीं है। मन्नत ने धीरे से कहा, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो?
प्लीज मत करो ना, कहते हुए उसने अपना चेहरा अथर्व के सीने में छुपा लिया। एपिसोड 63 पैनिक अटैक। मन्नत को इस तरह से शर्माते हुए देखकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने मन्नत पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चलो सो जाते हैं। कहते हुए अथर्व मन्नत को गोद में लेकर रूम में आ गया। उसने मन्नत को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। मन्नत ने भी अथर्व को मजबूती से गले लगाया और वह भी अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह मन्नत ब्रेकफास्ट टेबल पर अकेली मुंह बनाते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहां पर मौजूद फीमेल सर्वेंट उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। अपना चेहरा ऊपर उठाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए मन्नत ने कहा, आंटी, आपका नाम क्या है? मन्नत का सवाल सुनकर फीमेल सर्वेंट ने शांति से जवाब दिया, मैडम, मेरा नाम अवंतिका है और यह मेरी बेटी है। इसका नाम शीतल है। अवंतिका जी की बात सुनकर मन्नत ने कहा, ओके आंटी, आप हमें मैडम मत कहिए, हम तो आपकी बेटी जैसी हैं ना, आप हमारा नाम ले सकती हो। मन्नत की क्यूट स्माइल देखकर अवंतिका जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, सॉरी मैडम, हम आपका नाम नहीं ले सकते, हमें इसकी इजाजत नहीं है। अवंतिका जी की बात सुनकर मन्नत समझ गई कि जरूर यह रूल उसके खड़ूस डेविल ने लगाया होगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, वापस आने के बाद हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए मन्नत जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तभी शीतल ने जल्दी से उसे उसका कॉलेज बैग ला कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए मैडम। मन्नत ने भी शीतल के हाथ से अपना बैग ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम तो हमें मैडम मत कहो, तुम तो हमारी उम्र की हो ना, तो तुम हमारा नाम ले लो, या फिर दीदी कह दो। हमें तो लगता है कि तुम ही हमसे बड़ी हो, इसलिए दीदी मत कहो, हमें बुढ़ो वाली फीलिंग आएगी। मन्नत की बातें सुनकर शीतल को हंसी आ गई, क्योंकि मन्नत यह सब कुछ कहते हुए काफी क्यूट सा फेस बना रही थी। शीतल को हंसते हुए देखकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हम पर हंस रही हो? मन्नत की बात सुनकर शीतल ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, सॉरी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज सर से शिकायत मत कीजिएगा। शीतल को इस तरह से घबराते हुए देखकर मन्नत ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हम कोई जंगली थोड़ी हैं जो तुम हमसे इतना ज्यादा डर रही हो, हम तो इतनी क्यूट और इतनी प्यारी हैं, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें जो कहना है कहो, हम जाते हैं, बाय बाय। कहते हुए मन्नत बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही एक ड्राइवर ने उसके सामने आकर रिस्पेक्ट के साथ अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, मैडम, सर ने हमें आपके कॉलेज छोड़ने के लिए कहा है। ड्राइवर की बात सुनकर मन्नत बिना कुछ कहे उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व उसे अकेला कहीं जाने देने वाला ही नहीं है, और मन्नत को ड्राइविंग भी नहीं आती थी। मन्नत अभी भी मुंह बनाकर चुपचाप बैठी हुई थी। अथर्व उसके उठने से पहले ही वहां से चला गया था और इसी बात से मन्नत का मुंह खुला हुआ था। ड्राइवर भी गाड़ी चलाता हुआ मन्नत के कॉलेज की तरफ लेकर जा रहा था। मन्नत खिड़की से बाहर देखकर मुंबई के नज़ारों को देख रही थी। तभी उसे रोड की एक साइड में लगा हुआ पानी पूरी का स्टॉल नजर आया, जिसे देखते ही मन्नत की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, ड्राइवर अंकल, कार रोको। मन्नत के इस तरह से चिल्लाने की वजह से ड्राइवर ने घबराकर पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैडम, क्या हुआ है? ड्राइवर को इस तरह से घबराते हुए देखकर मन्नत ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, अंकल, हमें पानी पूरी खानी है। मन्नत कार का दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए पानी पूरी खाने के लिए रोड की दूसरी तरफ चली गई। वहीं ड्राइवर को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह जानता था कि अगर मन्नत को एक खरोंच भी आई, तो अथर्व उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। ड्राइवर जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ बाहर आया। मन्नत के पीछे ही 2 बॉडीगार्ड्स की कार थी। उनमें से भी बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए और वो मन्नत के पास दौड़ते हुए आ गए। मन्नत ठेले के पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके सामने सर झुकाते हुए कहा, मैडम, आपको ये सब कुछ खाने की इजाजत नहीं है, इसलिए प्लीज चलिए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें रोकने की हिम्मत भी मत करना, वरना हम तुम सबका सर फोड़ देंगे और हमें क्या खाना है और क्या नहीं, ये हमारी मर्जी है। कहते हुए मन्नत ने पलटकर ठेले वाले की तरफ देखते हुए कहा, भैया, तीखे बनाना। मन्नत का ऑर्डर सुनकर ठेले वाला आदमी घबराते हुए उसके बॉडीगार्ड को देखने लगा। मन्नत ने जब देखा कि वह आदमी उसके बॉडीगार्ड से डर रहा है, उसने गुस्से से पलटकर उन सब की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, देखो चुपचाप हमें खाने दो, वरना हम सच कह रहे हैं, हम तुम सबको नौकरी से निकलवा देंगे। मन्नत की धमकी सुनकर उन सब का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उन सबको किसी ने बहुत बड़ी धमकी दे दी हो।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। एक तरफ उनके जंगली सर थे तो दूसरी तरफ उनकी क्यूट लेडी बॉस, जो कि इस वक्त सच में खड़ूस बन गई थी। उन्होंने कहा, मैडम प्लीज जल्दी कीजिए, अगर सर को पता चल गया तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। उन सब की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम जल्दी से खा लेंगे और आपके सर को पता भी नहीं चलेगा। कहते हुए मन्नत ने पलटकर ठेले वाले की तरफ देखते हुए कहा, भैया जल्दी दो ना। मन्नत की बात सुनकर और बॉडीगार्ड को नॉर्मल होते हुए देख ठेले वाले ने मन्नत के हाथ में एक प्लेट दे दी और उसे पानी पूरी देने लगा। मन्नत मजे से उसके हाथ से पानी पूरी लेकर खा रही थी। पानी पूरी का पानी इतना तीखा था कि मन्नत का पूरा चेहरा और नाक लाल हो चुके थे, पर फिर भी वह पानी पूरी खा रही थी। कुछ देर बाद मन्नत ने अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, भैया और तीखा, भैया और तीखा। मन्नत का पूरा चेहरा इस वक्त लाल हो गया था। उसका चेहरा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी आंखों से भी हल्की हल्की पानी की बूंदें टपक रही थीं। ठेले वाले ने जल्दी से उसे ठंडा दूध देते हुए कहा, मैडम आप इसे पीजिए, आपको तीखा नहीं लगेगा। मन्नत ने जल्दी से उसके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और एक ही घूंट में पूरा दूध पीते हुए कहा, कितने ज्यादा तीखा था भैया, आप बच्ची की जान लोगे क्या। कहते हुए मन्नत अपने मुंह को खोलकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बॉडीगार्ड्स गुस्से से ठेले वाले को घूरने लगे, जैसे वो अभी उसकी जान ले लेंगे। मन्नत ने जब उन सबको इस तरह से ठेले वाले को घूरते हुए देखा, उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, इन्हें ऐसे मत घूरो, इनकी गलती नहीं है, हमने ही ज्यादा तीखा बनाने के लिए कहा था। अब चलो, वरना हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। कहते हुए मन्नत अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांस लेते हुए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। मन्नत के बॉडीगार्ड ने भी एक वार्निंग लुक के साथ ठेले वाले की तरफ देखा और वह भी मन्नत के पीछे पीछे आ गए। वहीं कुछ दूरी पर एक लग्जरी कार के अंदर बैठा एक शख्स काफी देर से मन्नत की तरफ देख रहा था। मन्नत का तीखा लगने के बाद भी पानी पूरी खाना, उसका तीखा खाने की वजह से लाल पड़ा हुआ खूबसूरत चेहरा, सब कुछ देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी उसके कानों में उसके मोबाइल के रिंग करने की आवाज पड़ी। मोबाइल की आवाज सुनकर उस हैंडसम लड़के ने पलट कर देखा तो उसके मोबाइल पर इस वक्त डॉक्टर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखते ही उसकी आंखों में दर्द हो गया। उसने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। उसके कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, विवान सर प्लीज जल्दी आ जाए, मैडम को फिर से पैनिक अटैक आया है। वह आदमी, जिसका नाम विवान था, जैसे ही उसने दूसरी तरफ से डॉक्टर की बात सुनी, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो गया। कहते हुए उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार मैंशन की तरफ लेकर चलो। उसकी बात सुनते ही ड्राइवर ने कार मैंशन की तरफ मोड़ दी। करीब आधे घंटे के बाद वह इंसान दौड़ता हुआ कार का दरवाजा खोलकर मैंशन के अंदर गया। मैंशन काफी आलीशान और खूबसूरत था। मैंशन के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में खुराना मैंशन लिखा हुआ था। विवान खुराना दौड़ता हुआ मैंशन के अंदर आ गया। उसे लिविंग रूम में कोई भी नजर नहीं आया। वह तेज कदमों से ऊपर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एक रूम के सामने आ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, उसे अंदर काफी सारे डॉक्टर नजर आए। अंदर आते ही विवान चिल्लाते हुए बोला, फिर से कैसे पैनिक अटैक आया। उसने अंदर जाकर देखा तो उसे बेड पर एक लड़की, जिसकी उम्र 18-19 साल के आसपास होगी, बेजान सी पड़ी हुई नजर आई। उसे देखते ही विवान की आंखों में दर्द और बेबसी नजर आने लगी। विवान धीमे कदमों से चलता हुआ बेड के पास आ गया। उसने उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस आपको क्या हो गया है। 12 साल हो चुके हैं, पर अभी तक आपकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है। जिसने भी आपकी ऐसी हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। कहते हुए विवान ने उस लड़की के माथे पर अपने होंठ रख दिए। तभी पीछे से एक औरत की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, विवान दिया को क्या हुआ है। इस आवाज को सुनते ही विवान ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे उसकी मां, संजना जी, खड़ी थी। अपनी मां को देखते ही विवान ने गुस्से से कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे या मेरी बहन को कुछ भी हो जाए, आप तो बस अपने काम से काम रखिए, मिसेस खुराना। विवान की बात सुनकर उसकी मां ने थोड़े गुस्से से कहा, विवान तमीज से रहिए, मां है, हम आपकी और दिया हमारी भी बेटी है। जितनी आपको उसकी चिंता है, उतनी हमें भी है। पर हम उसके लिए दिन भर रात भर घर पर तो नहीं रुक सकते ना। 12 साल हो चुके हैं, उसे कभी भी पैनिक अटैक आ जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, हम जिंदगी जीना छोड़कर हर वक्त दिया के पास बैठे रहें। संजना जी की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, चुपचाप यहां से चली जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान की गुस्से भरी आवाज सुनकर संजना जी ने एक नजर विवान और बेड पर बेजान सी पड़ी अपनी बेटी दिया की तरफ देखा और बाहर चली गईं।
उनके बाहर जाते ही विवान ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, जब मैं गया था तब तो दिया ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया जो उसे दोबारा पैनिक अटैक आया। विवान की गुस्से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, बस मैडम टीवी पर कुछ देख रही थी और अचानक से एक हॉरर सीन उनके सामने आ गया जिसमें कुछ आदमी एक लड़के को टॉर्चर कर रहे थे। उसे देखते ही मैडम पैनिक करने लगी। शायद उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। डॉक्टर के इतना कहते ही विवान के हाथों की मुट्ठियां बन गईं। 12 साल हो चुके थे, पर आज तक वह पता नहीं लगा पाया था कि 12 साल पहले उसकी 6 साल की छोटी सी बहन के साथ क्या हुआ था। 1 महीने घर से गायब रहने के बाद जब उसे उसकी बहन वापस मिली थी, वह पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी बहन, जो हमेशा चुलबुली मस्तीखोर होती थी, जो दूसरों को परेशान करती थी, पूरी तरह से खामोश हो गई थी। तब से लेकर आज तक उसका इलाज चल रहा था, पर आज तक वह ठीक नहीं हो पाई थी। विवान ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी करना पड़े करो। जितने पैसे लगते हैं, लगाओ। बस मुझे मेरी बहन ठीक चाहिए। कहते हुए विवान तेज कदमों से रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है, तुम्हारा भाई उसे छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए विवान ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। आंख बंद करते ही उसे उसकी आंखों के सामने मन्नत का हंसता हुआ, क्यूट सा फेस बनाता हुआ चेहरा नजर आने लगा। मन्नत का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखते ही विवान के चेहरे पर अपने आप छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत क्यूट हो, क्यूटी पाए। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी, विवान सर, हमारी नेक्स्ट मीटिंग मिस्टर राठौर के साथ होटल प्लाजा में शाम को 5 बजे है। अपने असिस्टेंट की बात सुनते ही विवान ने अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे। विवान की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, ओके सर। इतना कहकर वह वहां से चला गया। विवान ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अब तुमसे मिलना बनता है, मिस्टर अथर्व राठौर। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अब देख भी लेंगे कि तुम आखिर चीज क्या हो। एपिसोड 64 अर्थव का गुस्सा, मन्नत का रूठना। विवान इस वक्त अपने घर के लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी उसके असिस्टेंट आरुष ने कहा, विवान सर, हमें निकलना चाहिए। मिस्टर अथर्व राठौर को देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हमें वहां पहुंचने में 1 मिनट की भी देरी हो गई तो वह मीटिंग कैंसिल कर देंगे। उसकी बात सुनकर विवान ने छोटी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं है ये अथर्व राठौर? विवान के सवाल पर आरुष ने कुछ नहीं कहा। विवान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ब्लेजर को ठीक किया और एक नज़र अपनी बहन के रूम की तरफ देखकर ठंडी आह भरते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाओ प्रिंसेस। भाई आपको इस हालत में नहीं देख सकते। कहते हुए विवान और उसका असिस्टेंट लिविंग रूम से बाहर मीटिंग के लिए चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर दूर खड़ी संजना जी ने खुद से कहा, पता नहीं आखिर इस लड़के के दिमाग में चलता क्या है। कहते हुए वह भी वापस अपने रूम में चली गईं। होटल प्लाजा, शाम के 5 बजे। विवान एक प्राइवेट रूम में बैठकर अथर्व के आने का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखकर आरुष को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि वह टाइम का बहुत पक्का है। 15 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर आकर, पर अभी तक तुम्हारे दी ग्रेट अथर्व राठौर का कोई अता पता नहीं है। क्या वह बस दूसरों को टाइम पर आने की हिदायत देते हैं और खुद टाइम पर नहीं आते? विवान ने इतना कहा ही था कि एक जोर की आवाज के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और अथर्व अपने असिस्टेंट राघव के साथ अंदर आया। अथर्व को देखते ही विवान चुप हो गया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, एग्जैक्ट 5 o'clock बजे हुए थे। अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर खुराना। विवान भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राठौर। अथर्व ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर हैंडशेक करते हुए उसके सामने राजा की तरह अपने पैर पर पैर रखकर बैठ गया। विवान, जो कि अथर्व के आने से पहले काफी कुछ बोल रहा था, उसकी पर्सनैलिटी देखकर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अथर्व का डोमिनेटिंग ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका बैठने का तरीका और उसकी वह गहरी काली आंखें, जो कि बिना कुछ कहे काफी कुछ कह देती थी, देखकर विवान चुप हो गया। अथर्व ने टेबल पर से एक ड्रिंक का ग्लास उठाकर एक सिप लेते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर खुराना? क्या आप भी लड़कियों की तरह मुझे देखकर पागल हो गए हैं? अथर्व की बात सुनते ही विवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने तेज आवाज में कहा, नहीं मिस्टर राठौर, मैं तो बस देख रहा था कि दी ग्रेट अथर्व खुराना दिखते कैसे हैं। आज तक बस आपके बारे में सुना था, पर अब फाइनली मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैं बहुत खुश हूँ। विवान की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फालतू बकवास में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी तारीफ बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल काम की बात कीजिए।
अथर्व की एरोगेंट आवाज सुनकर विवान को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर इस वक्त उसे अथर्व के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करना था। इसलिए उसने गहरी सांस लेकर अपने असिस्टेंट आरुष की तरफ देखा। आरुष ने एक फाइल विवान के सामने रख दी। विवान धीरे धीरे अथर्व को फाइल में मौजूद पॉइंट्स के बारे में समझाने लगा। अथर्व भी काफी सीरियस तरीके से उसकी बातें सुन रहा था। करीब आधे घंटे के बाद अथर्व ने विवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इम्प्रेसिव। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया होगा। मैं तुम्हारे साथ डील साइन करने के लिए रेडी हूँ, बट 70% प्रॉफिट राठौर कॉरपोरेशन को मिलेगा और 30% तुम्हें। मंजूर हो तो ये रही फाइल, अदरवाइज तुम यहाँ से जा सकते हो। कहते हुए अथर्व ने फाइल विवान की तरफ बढ़ाई और आराम से बैठ गया। अथर्व के मुंह से 70% और 30% सुनकर विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पर कुछ सोचकर उसने कहा, ओके मिस्टर राठौर, मैं तैयार हूँ। कहते हुए उसने फाइल उठाकर साइन किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम बिजनेस पार्टनर हैं। अथर्व ने बस एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। अथर्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर विवान भी चुप हो गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अथर्व का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अथर्व ने टेढ़ी नजरों से देखा तो मोबाइल पर मेरी मन्नत फ्लैश हो रहा था, जिसे देखते ही अथर्व ने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, डेविल, कहाँ पर हो आप? आप नहीं आए इसलिए हम ड्राइवर के साथ सिंघानिया मैंशन आ गए। आज हम मॉम और डैड के साथ ही रहेंगे, कहकर मन्नत ने कॉल कट कर दिया। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें डाक हो गई। उसकी पकड़ भी मोबाइल पर मजबूत हो गई। विवान अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इतना तो समझ गया था कि जरूर किसी ने कुछ कहा है, जो कि अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अथर्व गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेज कदमों से प्राइवेट रूम से बाहर जाने लगा। विवान ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अथर्व ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। अथर्व के जाते ही राघव ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, परेशान मत होइए, वह ऐसे ही बर्ताव करते हैं, आप माइंड मत कीजिएगा। कहते हुए राघव भी अथर्व के पीछे चला गया। अथर्व के जाते ही विवान ने खुद से कहा, काफी अजीब इंसान है ये। विवान की बात पर आरुष ने कहा, सर, बहुत ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा खतरनाक भी। मैंने सुना है कि अथर्व राठौर को लंदन में डेविल किंग नाम से जाना जाता है। 5 साल तक ये वहीं पर थे। अभी बस कुछ दिन पहले ही यह वापस इंडिया आए हैं और अब मैंने सुना है कि यह इंडिया से ही अपना बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर विवान ने कुछ सोचते हुए कहा, जरूर कुछ तो ऐसी बात होगी इंडिया में, जो 5 साल वहां पर रहने के बाद दी ग्रेट अथर्व राठौर यहां पर वापस आए हैं। पता लगाना होगा। कहते हुए विवान ने अपने ब्लेजर को ठीक किया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद विवान अपनी कार में बैठकर वापस मैंशन की तरफ जा रहा था। इस बार भी वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां से वह सुबह गुजरा था। उसने जैसे ही दोबारा पानी पूरी के स्टॉल को देखा, उसकी आंखों के सामने मन्नत का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा। विवान ने पलटकर अपने असिस्टेंट आरुष की तरफ देखते हुए कहा, मॉर्निंग के 10:30 बजे एक लड़की यहाँ पर पानी पूरी खा रही थी। मुझे उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहते हुए विवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने अभी भी मन्नत का चेहरा नजर आ रहा था। वही अपने बॉस की बात सुनकर आरुष हैरान हो गया। उसका बॉस, जो कभी किसी लड़की के बारे में बात भी नहीं करता था, न ही कभी किसी लड़की के करीब ज्यादा था, आज वह खुद एक लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा था। उसने एक नज़र विवान की तरफ देखा और खुद से कहा, पता नहीं सर को क्या हो गया है। सोचते हुए उसने जल्दी से किसी का नंबर निकालकर आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कह दिया, क्योंकि बिना सीसीटीवी के तो उसे लड़की को ढूंढना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में मन्नत मजे से अपने गार्डन में अपने खरगोश के साथ मस्ती कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह हमें बिना बताए चले गए थे ना, इसलिए अब हम बिना बताए आपके यहाँ पर आ गए। आज हम आपके साथ वापस आएंगे नहीं। आप बहुत बुरे हैं। अब आपको भी पता चलेगा कि मन्नत को गुस्सा आता है, तो मन्नत अपना गुस्सा कैसे निकालती है। मन्नत खुद से बातें करते हुए अपने खरगोश के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे अथर्व उसके आसपास हो। अथर्व के परफ्यूम की स्मेल मन्नत हमेशा पहचान जाती थी। उसने पलट कर देखा, पर उसे पीछे कोई भी नजर नहीं आया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें लगता है कि हम पागल हो गए हैं। कहते हुए मन्नत ने अपने खरगोश को गोद में उठाकर उसे किस करते हुए कहा, क्यूटी, तुम्हें पता है डेविल बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। वह हमें बिना बताए कैसे जा सकते हैं? बताओ भला, कोई ब्यूटीफुल मन्नत को ऐसे परेशान कर सकता है? पर वह करते हैं, तो अब मन्नत भी उन्हें परेशान करेगी।
कहते हुए मन्नत ने फिर से खरगोश को किस कर लिया। मन्नत अभी अपनी क्यूटी के साथ बात कर ही रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि वह हवा में है। मन्नत ने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वह इस वक्त अथर्व की मजबूत बाहों में, उसकी गोद में थी। अथर्व ने घूरकर उसे देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए खरगोश को झटके से उसके हाथ से छीनकर नीचे पटक दिया। मन्नत ने जैसे ही यह देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यूटी। पर तब तक खरगोश नीचे गिरते ही वहां से भाग गया था। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर उसे चोट लग जाती तो? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कहा, अगली बार से अगर तुमने उसे किस करने की हिम्मत की तो चोट का तो नहीं पता, पर मैं उसे मार जरूर डालूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत बोली, पागल हो गए हैं आप? छोटे से खरगोश के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह कितना प्यारा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हें किसी और की तारीफ करने, किसी और को किस करने और किसी और को अपनी बाहों में लेने की इजाजत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह अभी रोने लगेगी। अथर्व ने गुस्से से उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ पर आने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहोगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए सुबह हमें छोड़कर जाने की? आप हमें सुबह बिना बताए छोड़कर चले गए थे, इसलिए हम भी आपके बिना बताए यहाँ पर आ गए। और हम अब यहीं रहेंगे। हमें आपके साथ आपका सुकून मेंशन में नहीं रहना है। आप वहां पर अकेले रहो। मन्नत की बातें सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बिना यहाँ पर रह सकती हो? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, हम रह सकते हैं। हम 6 साल तक भी तो आपके बिना रहे थे और अभी भी रह सकते हैं। इसलिए छोड़ो हमें। कहते हुए मन्नत अथर्व की गोद में मचलने लगी। अथर्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इरिटेट करना बंद करो, मन्नत, वरना मैं तुम्हें नीचे पटक दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गले को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं, हमें नीचे मत पटकना। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। ये देखकर मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। हमें नीचे उतारो, हम हमारे मॉम और डैडी के साथ रहेंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने झटके से मन्नत को नीचे उतार दिया। मन्नत ने जैसे ही यह देखा, वह कंफ्यूज हो गई। पर अगले ही पल, वह दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। मुझसे दूर जाने का सोच रही हो? ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मुझसे दूर रह पाती हो। कहते हुए अथर्व वहां से तेज कदमों से बाहर चला गया। मन्नत ने मेंशन की तरफ भागते हुए पीछे पलट कर देखा तो अथर्व उसकी तरफ आने की बजाय वापस जा रहा था। ये देखकर मन्नत हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, क्या सच में डेविल ने हार मान ली? पर वह तो कभी हार नहीं मानते। क्या सच में वह हमें बिना मनाए जा रहे हैं? कहते हुए मन्नत रुक गई। उसका चेहरा उदास हो गया था। उसे लगा था कि अथर्व उसे मनाएगा, उसके साथ प्यार से बर्ताव करेगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। पर यहाँ पर तो अथर्व उसे छोड़कर जा रहा था। मन्नत अभी उधर ही अपनी जगह पर खड़ी थी, तभी पीछे से दिव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मन्नत? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और कहते हुए वह चुप हो गई। उसने जाता हुआ अथर्व नजर आया। मन्नत ने दिव्या की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम। हम अब डेविल से बात नहीं करेंगे। वह बहुत बुरे हैं। मन्नत की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मन्नत के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा, और वह क्यों बुरे हैं? मन्नत ने दिव्या की तरफ देखा, फिर उसे गले लगाते हुए कहा, मॉम, आपको पता है, वह सुबह हमें बिना बताए छोड़कर चले गए थे। और जब हमने भी वही सब किया, तो वह यहाँ पर आकर हम पर गुस्सा कर रहे थे। उन्हें हमें मनाना चाहिए था ना, जैसे डैडी आपको मनाते हैं। मन्नत की बात सुनकर दिव्या ने एक आह भरते हुए कहा, हर कोई वैसा नहीं होता। और तुम तो जानती हो ना बेटा, अथर्व बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, नॉर्मल क्यों नहीं बन सकते? वह डेविल की तरह बिहेव क्यों करते हैं? मैं उनसे नाराज हूं। उन्हें अपनी क्यूट सी मन्नत को मनाना चाहिए। एपिसोड 65 सरप्राइज गिफ्ट्स और रोमांटिक अथर्व। मन्नत की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर दिव्या ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, मेरा स्ट्रांग बच्चा, रोना बंद करो। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर कैसे रो सकती हो? और वैसे भी आप तो जानती हो ना कि अथर्व का नेचर कैसा है। ना तो वह कभी किसी को मानता है और ना कभी किसी को सॉरी कहता है। अगर आपको उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है तो आपको इन सब की आदत डालनी होगी। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने आज सुबह ही आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह कभी नहीं बदलेंगे मॉम। कहते हुए मन्नत दौड़ते हुए ऊपर चली गई। उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह से जाते हुए देखकर दिव्या ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह कभी बदलेगा या नहीं।
पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वह हमेशा आपको खुश रखेगा। कहते हुए दिव्या भी अंदर आ गई। वही मन्नत दौड़ते हुए सीधा अपने बेड पर पेट के बल आकर लेट गई। उसने खुद से कहा, हम अब आपसे बात नहीं करेंगे। आप हमें बिना बताए चले गए ना हैंडसम डेविल। अब आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। हम आपसे 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, पूरे 1 महीना बात नहीं करेंगे। पक्का वाला प्रॉमिस। मन्नत, तूने खुद से प्रॉमिस किया है, तू अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मन्नत खुद को समझाने लगी, क्योंकि जब भी अथर्व उसके सामने आ जाता था, वह अपना गुस्सा भूलकर अथर्व के गले से लग जाती थी और इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। काफी देर तक खुद से बात करने के बाद मन्नत उठकर बैठ गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार अथर्व की याद आ रही थी। मन्नत ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हमें उनकी इतनी याद आ रही है। क्या उन्हें हमारी थोड़ी सी भी याद नहीं आ रही? खड़ूस कहीं के, बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। कहते हुए मन्नत अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। मन्नत बालकनी में खड़ी होकर आसमान में चमक रहे चांद और सितारों को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी स्माइल थी, और चांद और सितारों को देखने के बाद उसे सुकून मिलता था। उसने आसमान में मौजूद चांद की तरफ देखते हुए कहा, चंदू मामा, हम हैंडसम डेविल से बात नहीं करेंगे। वह बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमें इग्नोर क्यों किया? डेविल को समझना चाहिए ना कि उनकी क्यूट सी मन्नत गुस्सा है, तो उसे मनाना चाहिए। उसके लिए चॉकलेट लानी चाहिए। उसके लिए फूल लाने चाहिए, जैसे सब लोग लाते हैं। पर डेविल तो कुछ भी लेकर नहीं आए। क्या वह हमारी परवाह नहीं करते? कहकर मन्नत चुप हो गई। उसे अथर्व की बात याद आ गई कि वह उसे प्यार नहीं करता, ना तो वो प्यार पर भरोसा करता है। अथर्व की बात याद करके मन्नत का मुंह बन गया। वह चुपचाप जाकर झूले पर बैठ गई और ठंडी हवाओं को अपनी बॉडी पर महसूस करने लगी। तभी उसका मोबाइल बजाने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर मन्नत ने पलट कर देखा, तो साक्षी का नंबर उसके मोबाइल पर फ्लैश हो रहा था। मन्नत ने गहरी सांस लेकर कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ से साक्षी ने खुशी भरी आवाज में कहा, अरे क्या हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या टीचर स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट मिलकर साथ करने वाले हैं, उसके लिए राघव सर ने तुम्हें चुना है? साक्षी की खुशी भरी आवाज सुनकर और उसकी बात सुनकर अचानक से मन्नत को राघव सर की बात याद आ गई। मन्नत ने कहा, हाँ, राघव सर ने कहा है कि मैं उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को छोड़कर उन्होंने मुझे चुना है। पर यही सच है। पर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मन्नत के सवाल सुनकर साक्षी ने गुस्से से कहा, तुझे क्या लगता है, तू कुछ नहीं बताएगी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? भूल मत, आई एम द ग्रेट साक्षी जोशी, जो सब कुछ पता कर सकती है। वैसे मैं तुझसे गुस्सा हूं कि तूने मुझे पहले नहीं बताया। ये बात मुझे बाकी स्टूडेंट्स से पता चली, जिन्हें बाकी प्रोफेसर्स ने चुना है। साक्षी की बात पर मन्नत ने ज्यादा रिस्पांस ना देते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉल रख रही हूं। मन्नत की ऐसी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से साक्षी ने कहा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? क्या तेरी तबीयत ठीक है? तेरी आवाज अजीब लग रही है, क्या तू उदास है? साक्षी का सवाल सुनकर मन्नत ने धीरे से कहा, नहीं। मन्नत की बात पर साक्षी ने दूसरी तरफ से थोड़े गुस्से से कहा, मन्नत, मैं बचपन से जानती हूं तुम्हें, इसलिए झूठ मत बोलो और बताओ क्या हुआ है। क्योंकि तुम्हारी आवाज से मैं बता सकती हूं कि तुम इस वक्त कितनी ज्यादा उदास हो। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल की वजह से। वह बहुत बुरे हैं। तुम्हें पता है, सुबह वह हमें बिना बताए ऑफिस के लिए निकल गए। हम अकेले मेंशन में थे। एक बार भी उन्होंने हमें मैसेज करके भी बताना जरूरी नहीं समझा। कोई ऐसा करता है क्या? हम उनसे बहुत नाराज थे। इसलिए हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम उनसे बदला लेंगे। हम कॉलेज से सीधा सिंघानिया मेंशन आ गए। तुम्हें पता है, वह हमें मनाने के लिए आने की जगह पर हमें गुस्से से यहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे। हमने मना कर दिया, तो हमें मनाने की जगह खुद गुस्सा होकर चले गए। कोई ऐसा करता है भला? कहते हुए मन्नत कॉल पर ही रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर साक्षी ने दूसरी तरफ से कहा, मन्नत, तू तो जानती है ना, तेरा डेविल शैतान है। और शैतान किसी की नहीं सुनते। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस अपनी मर्जी की करना जानते हैं। और जहां तक मैं तेरे शैतान अथर्व राठौर को जानती हूं, वह तो कभी किसी से सॉरी कहने से रहा। और मानना तो, आई डोंट थिंक कि वह कभी जिंदगी में तुझे मनाएगा। अगर नाराज हो गई, तो मुझे लगता है कि तुझे खुद ही अपनी नाराजगी को भूलना होगा। साक्षी की बात सुनकर मन्नत का चेहरा और भी ज्यादा लटक गया। उसने कहा, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, हमें नींद आ रही है। कहते हुए मन्नत ने कॉल कट किया और रूम में आ गई। रात को मन्नत, दिव्या और आदित्य ने साथ में मिलकर डिनर किया। डिनर टेबल पर भी मन्नत खामोश थी।
दिव्या और आदित्य ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, पर मन्नत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चली गई। ज्यादा थके होने की वजह से उसे जल्दी ही बेड पर लेटते ही नींद आ गई। वहीं दिव्या और आदित्य के रूम में दोनों मन्नत के बारे में ही सोच रहे थे। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आज मन्नत बहुत उदास थी ना, इसकी वजह सिर्फ एक है कि अथर्व ने उसे मनाया नहीं। हम सोच रहे थे कि अथर्व को मन्नत से दूर रखना मुश्किल है, पर मन्नत को भी अथर्व से दूर रखना मुश्किल है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए हमें सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने अपना सर हिलाया और उसके कंधे पर सिर रखकर लेट गई। आदित्य ने भी दिव्या के बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहा, मुझे उससे बात करनी ही होगी। कहते हुए आदित्य ने दिव्या के माथे पर किस कर लिया और वह भी अपनी आंखें बंद करके लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में इस वक्त मन्नत मुंह बनाकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके अगल बगल साक्षी, अर्नव और आयुष बैठे हुए थे। आयुष्मान ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, तुम्हारा मुंह रसगुल्ले की तरह क्यों फुला हुआ है? आयुष्मान की बात सुनकर मन्नत ने साइड में पड़ी हुई किताब उठाकर उसके सर पर मारते हुए कहा, चुप, वरना आज मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मन्नत का गुस्सा देखकर आयुष्मान ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने क्या किया जो तुम मुझे इस तरह से डांट रही हो? मैंने तो बस तुमसे यही पूछा था ना कि कोई प्रॉब्लम है क्या? मासूम बच्चे को कोई ऐसे मारता है भला? कहते हुए वह रोने की एक्टिंग करने लगा। उसे इस तरह से देखकर मन्नत ने इरिटेट होते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सच में आज हम तुम्हारा खून कर देंगे। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं। मन्नत की धमकी सुनकर आयुष्मान ने खुद से कहा, हे भगवान, खुलेआम दिन दहाड़े मुझ मासूम को मारने की धमकी मिल रही है। आयुष्मान की बात सुनकर इस बार साक्षी ने कहा, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? देखो ना, वह कितनी ज्यादा परेशान है। साक्षी की बात सुनकर आयुष्मान चुप हो गया। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, मन्नत, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, वह मैडम के लिए। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक बड़ा सा सफेद गुलाबों का बुके था। उसे देखते ही मन्नत बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने बुके मन्नत के सामने ही किया था। साक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए इस तरह से मेरी फ्रेंड को कॉलेज में फूल दे रहे हो। साक्षी ने इतना कहा ही था कि वह लड़का घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, दीदी, यह मैंने नहीं दिया है, यह मुझे किसी ने इन्हें देने के लिए कहा है, साथ में ये लेटर भी। कहते हुए उसने वह बुके मन्नत के सामने रख दिया। बुके इतना बड़ा था कि मन्नत उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसने हैरानी से कहा, सफेद गुलाब, ये किसने भेजे हैं? मन्नत को रेड रोज से ज्यादा व्हाइट रोज पसंद हैं। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मन्नत ने लेटर की तरफ देखा जिस पर बहुत प्यार से अक्षरों में स्वीट हार्ट लिखा हुआ था। मन्नत के गाल अपने आप गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि ये फूल अथर्व ने भेजे होंगे। मन्नत ने जल्दी से देखा तो फूलों का बुके देखकर कोई भी बता सकता था कि इसमें 99 रोज होंगे ही, और 99 का मतलब प्यार होता है। ये सोचते ही उसने जल्दी से लेटर पढ़ा। लेटर पर बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल फ्लावर। लेटर पढ़ते ही मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, हमारे डेविल इतने ज्यादा रोमांटिक कब से हो गए? मन्नत की बात पर अर्नव ने हंसते हुए कहा, अरे, वह पहले से रोमांटिक होगा, बस दिखाता नहीं होगा। वैसे अब तो तुम खुश हो ना, आखिर तुम्हारे डेविल ने तुम्हें मना लिया। तुम सिर्फ एक फूलों के बुके से मान गई, आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा। आयुष और अर्नव की बात सुनकर साक्षी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो। इतना कहकर साक्षी लेटर को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व इस तरह से मन्नत को मनाने के लिए फूल भेज सकता है, क्योंकि अथर्व का नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मन्नत ने फूलों पर किस करते हुए कहा, हम इन्हें हमेशा हमारे पास रखेंगे, आखिर हमारे डेविल के दिए हुए पहले फूल जो हैं। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने दूर जाते हुए लड़के की तरफ देखकर उसे आवाज देने की कोशिश की, पर तब तक वह वहां से जा चुका था। वह लोग अभी भी कैंपस के गार्डन में बैठे हुए थे। तभी एक और लड़का अपने हाथ में बड़ा सा रेड रोज का बुके लेकर आया। उसने मन्नत के सामने बुके रखते हुए कहा, दिस इज फॉर यू मैडम। मन्नत के साथ साथ सभी लोग हैरानी से फूलों के बुके को देखने लगे, क्योंकि यह बेहद खूबसूरत था। मन्नत ने जल्दी से उसके हाथ से बुके लिया और चिट्ठी खोलकर देखी।
लेटर में बहुत प्यार से अक्षरों में लिखा हुआ था, जस्ट फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल। इतना पढ़ते ही मन्नत ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा रोमांटिक हो। अगर पहले पता होता तो हम तो पहले ही गुस्सा हो जाते। मन्नत की बात सुनकर अर्नव और आयुष्मान हंसने लगे। वहीं साक्षी ने खुद से कहा, कहीं मैं सदमे से मर ना जाऊं। ये जंगली इंसान इतना रोमांटिक कैसे बन गया? जरूर यह आयुष का काम होगा, वरना रोमांस और यह इम्पॉसिबल। मन्नत ने फूलों की तरफ देखकर खुद से कहा, हमने आपको माफ कर दिया। पहले ही यह सब कुछ कर लेते तो हम क्यों गुस्सा होते। मन्नत अभी फूलों को अच्छे से देख रही थी कि तभी दूर से किसी ने उसकी तरफ देखकर जुनूनियत भरी आवाज में कहा, तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी क्यूटी पाई। कहते हुए वह इंसान अपनी बेसबॉल कैप को संभालते हुए बाहर जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज देते हुए कहा, विवान सर। इस आवाज को सुनते ही वह लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि विवान था, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने घबराकर पीछे पलटकर देखा तो पीछे उसका असिस्टेंट आरुष खड़ा था। अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसने डरते हुए कहा, सर। वह मैं कह रहा था कि क्या हम अब ऑफिस चले? यहाँ पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी वापस पहुंचना होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।